ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर 16 राज्यों के 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और सबसे खास बात, सबसे पहला जो नाम लिया गया वो लिया गया वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। और आपको ये भी बता दें कि 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को फिर से शामिल किया गया, फिर से टिकट दिया गया इस लिस्ट में। तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसमें टिकट दिया गया है। 28 महिलाएं हैं इस लिस्ट में, 47 युवा उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, तो 27 एससी कैटेगरी से, 18 शेड्यूल्ड ट्राइब से, तो ओबीसी के 57 उम्मीदवारों को यहां पर टिकट दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 51 सीटों के यहां पर नामों का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल से 26 नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरला से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11 की 11 पूरी सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो दिल्ली से 7 में से 5, जम्मू एंड कश्मीर में से 2 और उत्तराखंड से 3 नामों का ऐलान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1, दमन दीव से 1। तो टोटल मिलाकर 16 राज्यों के 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से मैदान में होंगे। तो कोरबा से सरोज पांडे को टिकट दिया गया है छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, दिल्ली से नॉर्थ से मनोज तिवारी को। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से अभी 24 के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता जयदास से। जयदास, जिस तरह से 11 की 11 सीटों का यहां पर उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, सबसे खास इसमें बृजमोहन अग्रवाल का नाम चौंकाने वाला सामने आया है, क्योंकि वह अभी मंत्री भी हैं। तरीके से आज छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा जो प्रत्याशी है उनकी जो नाम घोषणा की गई, इसमें जो है मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का है, जो काफी चौंकाने वाला है। ऐसा ये है कि इनकी जो चर्चाएं है वो रायपुर की लोकसभा के लिए चली रही थी प्रत्याशी के रूप में। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इनका नाम जो है पैनल पे सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन किसी ने यह आशंका बिल्कुल नहीं लगाई थी कि एकाएक इनको जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। और देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल जो है छत्तीसगढ़ के बीजेपी में कद्दावर नेता है और जाना पहचाना नाम है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल। और अगर बाकी नामों की हम चर्चा कर लें, जिसमें सरोज पांडे कोरबा से, दुर्ग से विजय बघेल चाचा भतीजा। हमने देखा विधानसभा में चाचा भतीजा का नाम बड़ा चला है, क्योंकि भूपेश बघेल के सामने खड़े हुए थे, विजय बघेल हार गए थे। दुर्ग से एक बार उनको सांसद के लिए उतारा गया है। और बृजमोहन अग्रवाल की तो हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ और नामों की चर्चा कर दीजिए, विस्तार से बता दीजिए आप। जी निश्चित ही देखा जाए तो दुर्ग से विजय बघेल को फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो अभी के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगेंस्ट जो है प्रत्याशी के रूप में थे। लेकिन उनको फिर से जो है केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा लड़ाने के लिए जो है सूची में नाम उनका आया है। और वही मैं बता दूं कि विजय बघेल जो है बीजेपी के भी एक जाने वाले चेहरा है, जो लोकसभा चुनाव में उनको फिर से रिपीट किया गया। वही बता दूं तो बस्तर से जो है महेश कश्यप, जो अभी कांग्रेस के पीसीसी चीफ जो है वहां विधायक सांसद के रूप में है। वही सरगुजा की अगर बात करूं तो जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अभी विधानसभा चुनाव के समय में, चिंतामणि महाराज, उनको टिकट दिया गया। वहीं रायगढ़ की बात करें तो जो गोमती शाह है वो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़कर जो है विधानसभा में आई है। वहीं उनके जगह पे राधेश्याम राठिया जो है उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। वही जांजगीर चांपा, सबसे खास बात यह है कि जांजगीर चांपा लोकसभा में मौजूदा जो सांसद है उनका टिकट जो है काटा गया है। वहां पर जो है कमलेश जांगड़े को है टिकट दिया गया। वही अगर महासमुंद की बात करें तो महासमुंद के सांसद का भी जो है टिकट काटा गया है। उनके जगह पर रूप कुमारी चौधरी को सांसद के तौर पे, सांसदीय प्रत्याशी के तौर पे टिकट दिया गया है। वही बिलासपुर की बात करें तो जो प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर अभी जो है अरुण साव, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो सांसद भी रहे हैं बिलासपुर से।
से वहां पर उनकी विधानसभा में आने के बाद जो है सीट खाली हो गई थी, वहां पर तोखन साहू को दिया गया। वहीं कांकेर की बात करें तो कांकेर में मोहन मंडावी जो है लोकसभा सांसद के रूप में अभी मौजूद है, उनका भी टिकट काटा गया है। इसके अलावा अगर राजनांदगांव की बात किया जाए तो संतोष पांडे को पुनः एक बार फिर से टिकट वहां से दिया गया है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में। वही कोरबा, सबसे चौंकाने वाली बात कोरबा की है, जिनका नाम जो है काफी समय से कोरबा में चल रहे थे, वो है सरोज पांडे। सरोज पांडे को कोरबा लोकसभा के लिए खासकर जो नाम है वो पैनल पे सबसे आगे चल रहा था। तो इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा प्रत्याशियों की जो नाम की है वो घोषणा की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड यूपी से वंदना रावत भी जुड़ गई। वंदना, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 51 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री एक बार फिर वाराणसी से लड़ेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह भी है जो कि लखनऊ से लड़ेंगे, और अमेठी से स्मृति ईरानी। और जिस तरह से यहाँ पर इस बार सीटों का ऐलान किया गया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, आप इस पूरे इसको कैसे देखते हैं? और जिस तरह से नाम लिए गए, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें देखा गया है? क्योंकि आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है 2024 के चुनाव को लेकर। इसमें उन्होंने 195 लोगों का नाम ऐलान किया है, जबकि यूपी की बात करें तो 51 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। जो इसकी मुख्य सीट की बात करते हैं तो लखनऊ में बनारस है, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री वहाँ से 2019 में चुनाव लड़े थे भारी मतों से। इस बार से जो बनारस है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। पास लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ जो है राजधानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनके निकले, 2 बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि जो राजनीति है वो लखनऊ से निकलती है। इसलिए यहाँ लखनऊ राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो अहम सीट है आजमगढ़ है, क्योंकि सपा का गढ़ कहा जाता था कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव को जीत चुके थे। वो उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने अपनी भाईके का चुनाव लड़ा तो वो सीट खाली हो गई थी। अब वहाँ से निरहुआ को टिकट दिया गया, वो जीते गई। तो आजमगढ़ इम्पोर्टेंट सीट रखती है, क्योंकि सपा गढ़ वहाँ पे बीजेपी ने अपना दमखम दिखा के वो सीट जीती। और अहम सीट उसकी अमेठी स्मृति ईरानी 2019 में चुनाव जीती, क्योंकि वो वहाँ से उन्होंने राहुल गांधी को क्यारे किया। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की 2 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, अमेठी और रायबरेली। अमेठी पर वैसे भी वो कब्जा केंद्र मारी हो चुकी है बीजेपी की, बची अब रायबरेली। इसके अलावा अगर 2019 की बात करें तो 78 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 62 सीटें जीती थी। और अगर सपा की बात करें तो सपा को 5 सीटें मिली थी और 10 सीटें गई थी बसपा के खाते में। लेकिन बीजेपी जो कि हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, 365 जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ती है। अब उनकी जो अहम जो वो विचार किया है उन्होंने, और इन सीटों पर जो जिससे वो हारी थी, वो सीटें बीजेपी को किसी भी हाल में करती। देखिए 80 यूपी की जो 80 सीटें ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यूपी से ही केंद्र का रास्ता जाता है। अब ये 80 सीटें जो है किसी भी तरीके से बीजेपी अपने खेमे में लाना चाहती है, जबकि जो 6 सीटों के गठबंधन है, अभी उस सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि अभी केवल 51 सीट का ही ऐलान किया गया है और मुजाहरे की घोषणा की गई है। बिल्कुल वंदना, अगर हम खिरी की बात करें, अजय मिश्रा टेनी को यहाँ से टिकट दिया गया है, और जिस तरह से लग रहा था हो सकता है शायद यहाँ से इनके नाम नहीं आएंगे। आप कैसे देखते हैं, किस तरह से इस नाम को देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से विवाद हुआ था लखीमपुर खीरी का, उसके बाद बड़ा ही यहाँ पर असमंजस लग रहा था। जी बिल्कुल, देखिए टेनी का मामला काफी विवाद हुआ था, उसके बाद उनको ये भी था कि उनका टिकट, लेकिन क्योंकि इस बार बीजेपी ने जो भी लिस्ट जारी की है बहुत ही कम, मतलब 80 सीटों में से अगर देखा जाए तो सीट कटने की बात है तो केवल 10 सीटों पर ही सीट कटेगी, क्योंकि बीजेपी में जो भी उनके कैंडिडेट थे वो उनको रिपीट किया गया है। तो लखीमपुर देखिए टेनी का गढ़ है, 80 सीटों से वो जीते थे, इसलिए उनका टिकट नहीं काटा गया, वापस से उनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वापस उनको टिकट दिया गया, लेकिन देखना होगा कि बड़ा विवादित ये नाम रहा है, और देखना होगा इस बार किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने सोच समझ कर एक रणनीति के तहत फिर से उनको टिकट दिया होगा। ठीक है, आपको रुकना चाहेंगे फिर से, अब यहाँ पर हम एक बार रुक करना चाहेंगे उत्तराखंड का हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो हेड अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, जिस तरह से अब 3 सीटों का यहाँ पर उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है, और खासकर बात करें अल्मोड़ा से अजय टम्टा ऐसी, और बाकी 2 नामों का भी ऐलान कर दिया, जो 3 नाम ऐलान किया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और जो संभावना जताई जा रही थी, क्या उसी संभावना के यहाँ पर ये नाम सामने आया या फिर चौंकाने वाले नाम है?
देखिए भगरत, यहाँ पे हमारी जो स्वदेश की जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर कराई थी, कयास लगा रहे थे सूत्रों के हवाले से, हमारे पास जो छठ के खबर आ रही थी, आखिर उस पे जो है आज बीजेपी प्रदेश की तरफ से जो है मोहर लगा दी गई है। उस पे जो है जिस तरीके से बात की थी, हमने भी यहाँ पे बताया था कि जिस तरीके से हमारे पास कहीं ना कहीं से खबरें आ रही थी कि जो 3 जो नाम है वो यहाँ पे पुनरावृत्ति कर सकती है और जो पार्टी है उन पे दोबारा से विश्वास यहाँ पे जताने की है पूरी तरीके से कवायद चल रही थी। उसको लेके जिस तरीके से टीरी की बात करें, टीरी में राष्ट्रीय परिवार होता है और वहां के जो टीरी के लोग हैं आज भी वहां पे जो है उनका जो सम्मान है, जो पूरी राजा की तरीके से उनका वहां पे सम्मान है। और जो माता माला राजलक्ष्मी शाह है उनका पूरी तरीके से वहां पे आज भी उनको जो है रानी की तरीके से पूजा जाता है और उनको वहां से टीरी पे से दोबारा से जो है यहाँ पे पुनरावृत्ति की गई है। वहीं अगर अजय टम्टा की बात करें, पहले यहाँ पे कपड़ा उद्योग मंत्री रहे हैं वो, और अजय टम्टा का वहां पे अल्मोड़ा के अंदर काफी वर्चस्व है और खास करके वहां पे जातीय समीकरण की बात करें भागीरथ, तो वहां पे अल्मोड़ा के अंदर जाति का जो है बड़ा महत्व होता है। और खास करके वहां पे अगर बात करें जिस तरीके से अजय टम्टा पे भरोसा जताया, कहीं ना कहीं ये जो है बात देखने वाली होगी कि अजय टम्टा पे जिस तरीके से विश्वास जताया पार्टी ने और वो सीट इनके कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें जो यहाँ पे जो अभी जो राज्य रक्षा मंत्री है अजय भट्ट जी, उन पे भी यहाँ पे पार्टी ने नैनीताल सीट से विश्वास जताया और उनका कहना था कि अजय भट्ट जो है पहले भी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का भी जो है बखूबी यहाँ पे काम कर चुके हैं, पार्टी का संगठन उन्होंने मजबूत किया है और नैनीताल के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कई निर्णय भी लिए हैं, चाहे वो कुआं वाला से जो है कह सकते हैं कि वहां से उन्होंने ट्रेन की बात की है अमृतसर के लिए चलाने की, और कहीं वहां पे विकास कार्य उन्होंने किए है अपने सांसद निधि से, तो उसको लेके वहां पे लोगों की काफी पसंद की जा सकती है। और पार्टी ने इसको जो है लंबे हाथ लेते हुए लपक लिया है। उनका कहना था कि ये 3 सीटें जो है वो हमारे को पार्टी की जीत की तरफ से दिलाएगी। और वहीं बात करें हरिद्वार सीट की, तो जो यहाँ पे हरिद्वार में जो पूर्व जो सांसद भी रहे हैं, कहा जा सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक, उन पे लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे पशुपेश जरूर है पार्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे निशंक के यहाँ पे कहीं ना कहीं खिलाफत भी होती हुई नजर आ रही है और पार्टी के अंदर ही 1-2 जगह जो है 2-3 लोगों की वहां पे दावेदारी रही है। उसको लेके अभी पार्टी ने हालांकि खुलासा नहीं किया, परंतु 1-2 दिन के अंदर जो पार्टी अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि जल्दी ये जो है यहाँ पर जो है पौड़ी सीट जो वहाँ के तत्कालीन जो सांसद है सतपाल महाराज, वो और हरिद्वार की सीट, इन दोनों पे जल्दी कहीं ना कहीं जो है निर्णय ले लिया जाएगा। जी बात बिल्कुल। अवनीश जी, जिस तरह से 3 नामों का ऐलान किया इन क्षेत्रों से, क्या कुछ और भी नाम सामने थे जो इन क्षेत्रों से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इनका नाम भी हो सकता है, इनके नामों की घोषणा भी हो सकती है, ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर पहले जिस तरीके से बात करें राजनीति में, हम लोग लगातार चर्चा करते रहे थे और टटोलने की कोशिश कर रहे थे मन लोगों का कि किस तरीके से हो सकता है। पार्टी के लोगों से भी हमने संपर्क साधा था, कहीं ना कहीं यहाँ पे सूत्रों के हवाले से पहले यहाँ पे जो है चर्चा थी यहाँ पे कि जो टीरी से है वो इस बार जो है रानी को यहाँ पे टिकट नहीं दिया जाएगा। जो सौरभ बोगड़ा का नाम है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में था, जो विजय बोगड़ा जी के पुत्र हैं उनका यहाँ पे नाम आ रहा था कि कहीं ना कहीं टीरी से उनको लड़ाने की कवायद हो सकती थी। और वहीं जैसे जो अल्मोड़ा की सीट की बात करें तो यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री रेखा आ रही है, उनके नामों का यहाँ पे लगभग पुष्टि हो चुकी थी, परंतु आखिरी समय में जो ये चेंज किया गया उसको कहीं ना कहीं क्योंकि बात आ रही है, क्योंकि अभी 2 महिलाओं की बात यहाँ पे लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष करते रहे थे कि महिलाओं की भागीदारी दी जाएगी, परंतु अब जिस तरीके से हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा कि महिला सीट वहां पे हो सकती है। जी भागीरथ, ठीक है, आपको रुकना चाहेंगे, अब रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ वहां से राशिद दल भी जुड़े। राशिद, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट दिया गया और 51 उत्तर प्रदेश की अगर पूरी बात कर लें 51 नामों के ऐलान कर दिया गया है, और किस तरह से देख रहे हैं आप जिस तरह से नामों के ऐलान की घोषणा की गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जो एक उम्मीद की जा रही थी, जो एक संभावित नाम यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी, क्या उसी तरह से लिस्ट सामने आई या फिर कुछ नाम ऐसे चौंकाने वाले भी सामने आए हैं? चर्चाएं चल रही थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जिस तरह से लखनऊ की सीट की अगर बात करें तो जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो इस सीट पर काबिज हो गए, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अटकलें लगी हुई थी कि क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या टिकट कट सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से तो उनको टिकट मिला हुआ है और सबको गोरखपुर से टिकट मिला हुआ है, जिसमें कि अगर बात करें तो 26 महिलाओं को, और सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी का मेन जो रुख था, क्योंकि वो युवाओं का था, जिस तरह से 50 साल के जो उम्र के कम लोग हैं उनको टिकट देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात है कि जिस तरह महिलाओं को अगर काम करें तो 28 महिला को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी दी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना फाइट जमाने में कामयाब नजर आ रही है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
काम करें, उसको देखते हुए जिस तरह से जो उनके पुराने कैंडिडेट पुराने दावेदार थे, वो जिस तरह से राजनाथ सिंह को लखनऊ में टिकट देकर लोकसभा चुनाव का, क्योंकि राजनाथ सिंह इस समय लखनऊ के सांसद भी है। दूसरी बात है कि अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी वाराणसी से, क्योंकि वाराणसी में पीएम मोदी और दूसरी बात है कि जिस तरह से लगातार जो चर्चाएं बनती चली आ रही थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, वो कहीं न कहीं दावेदारी जो अटकलें लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अटकलें थी, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कर सकता है, तो जिस तरह से अटकलें थी उसे कामयाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके प्रत्याशी थे, जो कद्दावर दावेदार थे, जो कद्दावर नेता थे, जो पुराने वरिष्ठ उनके नेता थे, उनको भी दिया गया। युवाओं, सबसे ज्यादा युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान देते हुए युवाओं और महिलाओं को टिकट देने का काम। बिल्कुल राशिद, अगर देखें, देखिए राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब ज्ञानवापी की बात हो रही है, इसके बाद फिर मथुरा की बात भी यहाँ पर की जाती है और मथुरा से हेमा मालिनी को यहाँ से टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है, क्योंकि काशी और अभी जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ है, उसको देखते हुए अयोध्या में क्योंकि राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मथुरा में भी अपना उत्साह जमाने में कामयाब रहेगी। लगातार जिस तरह से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी को टिकट, क्योंकि हेमा मालिनी किसी पहचान की मोहताज तो है नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी को मथुरा से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव जारी किया है, उनको टिकट देकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कामयाबी मिलेगा। बिल्कुल, अगर देख ले अमेठी एक समय यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी जब पहली बार उतरी तो उनको हार का सामना करना पड़ा 2014 में। उसके बाद 2019 में जब उतरी तो अच्छे खासे डिफरेंस से वहां पर राहुल गांधी को हराया, जीती, और एक बार फिर से उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। क्या अब ये गढ़, अब पुरानी बात हो गई कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब ये बीजेपी का गढ़ माना जाएगा क्योंकि अब स्मृति ईरानी को फिर से मौका दिया गया है यहाँ पर? देखिए, अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी से अमेठी की जनता जहां तक सुनने में आया कि नाराज चल रही थी, जिस तरह से स्मृति ईरानी को टिकट मिला और सांसद बनी, दोबारा स्मृति ईरानी का टिकट के लिए ऐलान हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी जिस तरह से लगातार पहुंचती है और जनता के बीच रूबरू होती है, उनके सुख दुख में शामिल होती है, जो वहां के कार्यकर्ता है, जो वहां के समाज सेवी है, उनसे भी मिलती है लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पर ही वोट मांगती है। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी का नाम आया, दूसरी बार सांसद, क्योंकि एक बार सांसद अभी तो है ही है, और दूसरी बात जिस तरह से स्मृति ईरानी का नाम आया है कि स्मृति ईरानी को भी इस बार टिकट मिल रहा है दोबारा, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अच्छा काम किया है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा उनको टिकट दी है। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, आपको रुकना चाहेंगे, अब सीधे रुक करेंगे हम दिल्ली का। हमारे साथ हमारे से होगी राहुल झा, जोड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से। राहुल, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर अब 195 जो नाम है उनका ऐलान कर दिया है, और मुझे लगता है इस वक्त आपके साथ अगर कोई वहां पर मेहमान होगा, हम चाहेंगे आप उनसे बात कीजिए। लेकिन दिल्ली की अगर बात कर लें, 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पेश फैसला आता है क्योंकि यहाँ पर भी कद्दावर नेता है दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने 5 सीटों पर जो है ऐलान कर दिया गया, जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि दक्षिणी दिल्ली से कद्दावर नेता रहे रमेश तिवारी, इन पर भी टिकट इस बार कर दिया है, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो विधानसभा में रामवीर सिंह बिदूरी, इनको टिकट मिला है। और मनोज तिवारी का टिकट दोबारा इन्होंने बहाल किया, और 2 बार से सांसद भी रहे मनोज तिवारी, और जहाँ पर मनोज तिवारी को टिकट मिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, वहीं के सांसद भी, और वहाँ पर खासा उनकी पहचान भी है, क्योंकि वहाँ पर मिथिलांचल के और वहाँ पर जो पूर्वांचल के लोग काफी ज्यादा हैं। और इस पर नए कैंडिडेट को उतारा गया है मैदान के अंदर, जिसमें से नई दिल्ली से बाबरी स्वराज, सुषमा स्वराज की जो बेटी है उनको उतारा गया है, चांदी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है, यहाँ पे नए लोगों को उतारा गया है। और खासकर की बात यह है कि देखा जाए तो दक्षिणी दिल्ली की अगर बात करें तो रमेश बिदूरी काफी कद्दावर नेता थे, लेकिन सर इनको टिकट दी गई है। बिल्कुल राहुल, अगर देखें इस बार कांग्रेस और आपके बीच में गठबंधन हो गया है, जहां पर कांग्रेस 3 सीटों पर, आप पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। उसको देखते हुए ये जो नाम उतारे गए हैं, ये कितनी मजबूती से आपको लगता है, क्योंकि सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास है, बीजेपी बिल्कुल चाहेगी इस बार सातों की सातों सीटें जीते, तो जिस तरह से गठबंधन हुआ है उन समीकरणों को देखते हुए आप इस नामों को किस तरह से देखते हैं? क्या
बीजेपी जिस तरह से नामों का ऐलान कर रही है, खासकर दिल्ली की बात कर लें तो आप पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, जो समीकरण वहां दिखाई देंगे, उस समीकरण को ये नाम तोड़ पाएंगे और सातों की सातों सीटें इस बार फिर से बीजेपी कब्जे में होगी। जिस तरीके से पूर्वी दिल्ली का सीट है जो गौतम गंभीर के पास सीट है, उसका अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो सीट जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो सीट है और उत्तर पश्चिमी दिल्ली का भी सीट है, उसका भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। गौतम गंभीर का भी सीट है, उसको भी पेट अभी पता हुआ है। लेकिन देखिए, ये जो नाम निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके अंदर बासुरी स्वराज का अगर देखा जाए तो उनकी छवि भी सुषमा स्वराज से ही जोड़ी जाती है। सुषमा स्वराज गद्दावर नेता भी रही है भारतीय जनता पार्टी की और काफी पुरानी नेता भी रही है, तो हो सकता है कि कुछ फायदा मिल सके। और रणधीर सिंह बिधूरी को जिस तरीके से लॉन्च किया है, वो काफी समय से राजनीति में रही है और आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा में। तो काफी हर चीज पे हर घड़ी इन्होंने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। तो इसके अंदर कुछ ऐसे नाम है। मनोज तिवारी अगर खाता देखिए, मनोज तिवारी 2017 का एमपी का इलेक्शन मनोज तिवारी ने जितवाया था और मनोज तिवारी का एक दबदबा है। पूर्वांचल वोट बैंक को ताजगी के लिए मनोज तिवारी काफी अच्छा चेहरा माने जाते हैं दिल्ली के। लेकिन कुछ ऐसे भी सीट है जैसे कमलजीत सहरावत और परवीन खंडेवाल, जिस तरीके से ये न्यू जो फेस है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको लॉन्च किया है। और यहाँ पे अगर बात करने की, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन इन्होंने भी जो टिकट दी है, उसमें से अभी 5 सीटों में से 3 जो सीट है वो तो काफी अच्छे जान पहचान है, मतलब राजनीतिक करियर में देखा जाए तो। बासुरी स्वराज का भी अगर करियर देखा जाए तो सुषमा स्वराज से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उनकी बेटी है बासुरी स्वराज। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अगर आप देखें कि भले गठबंधन हो गया है आप और कांग्रेस में, लेकिन अगर दोनों की परसेंटेज मिला ले लोकसभा चुनाव को लेकर तो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बीजेपी के परसेंटेज हैं। अगर गठबंधन के परसेंटेज भी मिला लिए जाए तो यहां पर तब भी बीजेपी के जो उम्मीदवार पिछले बार जीते थे उनके वोटिंग परसेंटेज थे वो पीछे ही है यहां पर। लेकिन जिस तरह से अब यहां पर ये नामों का ऐलान किया गया है, क्या वोटिंग परसेंट बढ़ाने में कामयाब होंगे या फिर मुश्किल हो सकती है और यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई देगी? देखिए, चेहरे ने इसमें एक चेहरा जो है मनोज तिवारी का, वो दिल्ली की जनता उससे रूबरू है, रणधीर सिंह बिधूरी से भी रूबरू है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं है जिस पैमाने पे लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप विधानसभा में बैठते हैं, रणधीर सिंह बिधूरी बदरपुर के विधायक भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से। लेकिन ये खाता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हुआ है उससे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि किस तरीके से कैंडिडेट मेहनत करते हैं ग्राउंड में। बिल्कुल, तो देखना होगा। अभी जो 5 नामों का ऐलान किया गया, अभी 2 सीटों के नामों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से पिछली बार सातों की सातों सीटें जीती थी, क्या जो 5 का नाम ऐलान किया गया वो 5 सीटें और जो बाकी जो बचे में 2 सीटें क्या फिर से बीजेपी कब्जे में जाएंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। जयदास आपका रायपुर से, राहुल आपके दिल्ली से और अवनीश आपको उत्तराखंड से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं गांधीनगर से, हमारे साथ राकेश गोस्वामी जुड़े। राकेश, अगर बात कर लें गुजरात की तो 15 नामों का ऐलान हो गया। इन नामों का आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये संभावित नाम है या फिर कुछ चौंकाने वाले नाम सामने यहाँ पर आए? नहीं, चौंकाने वाला नाम कोई है ही नहीं। इसमें एक नाम ऐसा है जो परबत पटेल बनासकांठा से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी जगह पे डॉक्टर रेखाबेन चौधरी को लाया गया है। और दूसरा नाम एक है जो मोहन कुंडारिया था, राजकोट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पुरुषोत्तम रूपाला जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहे थे, उनको राजकोट से लड़ाया जा रहा है। बाकी 15 में से 12 को तो रिपीट किया गया है। ठीक, और जिस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि सांसद रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब वाराणसी से वो वहां पर चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से आप एक बदलाव देखते हैं और एक मजबूती देखते हैं, किस तरह से यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है, और जो 15 नामों का ऐलान किया गया है, ये कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप पार्टी को साथ आ सकती, क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर सीटों का बंटवारा हो गया है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रहा है, उसकी काट है, 15 के 15 नाम फिर से बीजेपी को उस मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे जहां पर जो टारगेट 370 का वो पूरा हो पाएगा? बाकी जैसे गुजरात देखा जाए तो मोदी का गढ़ माना जाता है और मोदी का गढ़ है। यहाँ गांधीनगर से अमित शाह खुद गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री, वो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहा है। विनोद चावला कच्चे जीते हुए हैं, दूसरी बार उसे रिपीट किया गया है। जैसे पर्वत पटेल के सामने रेखाबेन चौधरी, जो पर्वत पटेल है उनका टिकट काट के वो रेखाबेन चौधरी को लाया गया है। तो रेखाबेन चौधरी भी एक सक्षम उम्मीदवार है बीजेपी। टिकट काटने की वजह आपको क्या लग रही, क्या वजह सामने आ रही कि टिकट काट के रेखा जी को यहाँ पर टिकट दिया गया है? पर्वत पटेल को टिकट काटने का सवाल यही है
कि नया चेहरा लाना था, महिला उम्मीदवार को सक्षम बनाना था, महिलाओं को स्थान देना था, तो इसीलिए रेखाबेन चौधरी और पूनम माडम को पहली लिस्ट में स्थान दिया गया है। क्या स्थिति यहाँ पर थोड़ी बीजेपी की कमजोर थी, इसलिए यहाँ पर जो उम्मीदवार का जो है वो मुखौटा चेंज किया गया है, नामों का उसमें बदली की गई है, ये कदम उठाया गया है बीजेपी। ठीक है, अब जिस तरह से देख रहे हैं आप, क्राइटेरिया क्या देख रहे हैं? जो नामों का ऐलान किया गया इसमें क्राइटेरिया क्या है? किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर इन नामों का ऐलान किया गया है? सारे जो क्राइटेरिया ऐलान किया गया है, जैसे राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो मनसुख मांडविया थे उनको वहां से लड़ाया जा रहा है, जामनगर से पूनम माडम को लड़ाया जा रहा है, आनंद से मिनेश पटेल को लड़ाया जा रहा है, देवसी चौहान खेड़ा से लड़ाया जा रहा है, पंचमहाल से राजनाथ यादव को जो लड़ाया जा रहा है, दाहोद से जासवंत बाबोर जिनको रिपोर्ट किया है, फिर मनसुख वसावा है जो भरूच से, उनको रिपीट किया है, बारडोली से प्रभु वसावा है जो उनको भी रिपोर्ट किया गया है, नवसारी से हमारे गुजरात के प्रदेश हैं CR पाटिल साहब, उनको भी रिपीट किया गया है। तो ये जो पहली लिस्ट जारी की है वो एक दमदार बीजेपी की लिस्ट जारी की हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान जी जुड़ गए हमारे साथ। अरविंद जी, जिस तरह से अगर ग्वालियर की बात करें तो भरत सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट दिया गया है और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और ऐसा हम आकलन कर ही रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार मैदान में जरूर उतारा जाएगा। और कैसे देखते हैं आप, जिस तरह से पूरे अगर मध्य प्रदेश के जो तकरीबन 25 नामों का ऐलान किया गया, अब 24 नामों का ऐलान किया गया है जिसमें कई कद्दावर नेता भी हैं, इन नामों को आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम है गुना से? साथ वो देखेंगे भागीरथ विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं आगे आया है। अब अगर आपको याद हो, जब लोग विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो सबसे पहले 36 टिकटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दिया था, और जैसे कि 5-7 दिन से बराबर जो सूचनाएं आ रही थी उसमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का बहुत जल्द ऐलान करेगी। तो कहीं ना कहीं अंतोगत तो आज लिस्ट आ ही गई है, और सबसे अच्छी बात यह है भारतीय जनता पार्टी की कि टिकटों के ऐलान के बाद वो फेरबदल नहीं करती। बहुत कम ऐसी स्थितियां बनी होंगी पूरे देश में कि जहां पर उन्हें टिकट देने के बाद वो कहीं ना कहीं टिकट काट कर दूसरों को देते हैं। तो यही वजह है कि जो प्रत्याशी है वो पूरी ताकत से लड़ता है और उसे समझ में आता है कि अब हमारा टिकट फाइनल हो गया। तो कहीं बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया है वो निश्चित तौर पर सूझबूझ से किया होगा, लेकिन कुछ बड़े नाम हैं उन्हें जरूर पीछे छोड़ती हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। क्योंकि ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर विवेक नारायण सेजवलकर काफी बड़ा नाम है और 2 बार यहाँ पर वो महापौर रहे हैं और 1 बार सांसद रहे हैं। उनका नाम काटकर भारत सिंह कुशवाहा को इस बार मौका दिया गया है। लगभग 3 बार से विधायक भी, 2 बार से विधायक भी रहे हैं और प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं। और वही बात करें मुरैना की, तो मुरैना में जरूर अप्रत्याशित नाम सामने निकल कर आया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि शिवमंगल सिंह तोमर को इस बार लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, क्योंकि शिवमंगल सिंह तोमर खास नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत ही खास माने जाते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा ये दोनों नाम ऐसे हैं कि जो नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं नाम नरेंद्र सिंह तोमर के नाम के साथ ये नाम जुड़ा है। और अगर ये इन्हें जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर वो जीत नरेंद्र सिंह तोमर की होगी। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार फिर मैदान में उतारा गया है और कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि केपी यादव जो कांग्रेस में भाजपा में सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। पर अगर पूरी बात करें तो 25 जगह, पूरी जो 29 लोकसभा सीट है पूरे प्रदेश में, 25 में टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। 4 को भी होल्ड पर रखा गया और शायद संभावना है जैसी आचार संहिता लगती है तो 4 के भी टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। तो जिसमें शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम है। ऐसे कई ऐसे नाम हैं। लगभग बात करें 13 को रिपीट किया गया है और लगभग 11 लोगों का के टिकट काट दिए गए हैं। ये निश्चित तौर पर भाजपा की सूझबूझ से ये किया गया होगा। देखना यह होगा कि क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है कि 29 वर्सेस 29 का जो उनका लक्ष्य है कि 29 टिकट में से जो 29 लोकसभा सीट है वो सारी लोकसभा सीट इस बार जीतना है। क्योंकि 2018 में 29 में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बस छिंदवाड़ा की ऐसी सीट थी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में गई थी। तो यही वजह है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 29 वर्सेस 29, इसी को देखते हुए जो 25 टिकटों का ऐलान किया गया है और जिसमें 13 को रिपीट किया गया है और 11 के टिकट काट दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जो टारगेट यहाँ पर बीजेपी लेके चल रहे 29 की 29 सीटें जीतना है यहाँ पर, अब जिस तरह से नामों का ऐलान किया गया है
और अब देखना होगा कांग्रेस किस तरह से अपने नामों का ऐलान करती है। लेकिन कितनी नामों के ऐलान के बाद कितनी मजबूत स्थिति में है कि बीजेपी जो पिछले बार 28 सीटें जीती थी वो तो वहां पर रिटेन करेगी, लेकिन एक सीट जो बची हुई है छिंदवाड़ा की, अब वहां पर भी देखना होगा कि किस तरह से ये जो 29 की 29 सीटें जो टारगेट इसको पूरा कर पाती है। लेकिन इन नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में आपको लगती है? नहीं, साफ तौर पर देखेंगे लड़ने का तरीका भागीरथ थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनके उनका तरीका है काम करने का, निश्चित तौर पे कहेंगे कि अजीब, मतलब एक अच्छा तरीका कह सकते हैं अगर हम एज ए पत्रकार होने के नाते बात करें तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सूझबूझ से चुनाव लड़ते हैं। उनके टिकट बांटने वाले अलग होते हैं, करने वाले अलग होते हैं और रणनीति बनाने वाले अलग होते हैं। इवन देन सुबह जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, उसे किस जगह अपना प्रचार करना है, ये पूरी उनकी रणनीति तय करती है और कहीं ना कहीं उनका जो चुनाव प्रबंधन समिति होती है वो तय करता है। कांग्रेस में थोड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस में टिकट बांटने वाले वही है, रणनीति तय करने वाले वही है, सारी चीजें एक दो चार लोग करते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी रह जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा बिल्कुल, लेकिन अब टिकटों का ऐलान हो गया है, अब कुछ सीटें बची हैं, वहां का भी ऐलान हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन देखना होगा उसके बाद जो बीजेपी टारगेट लेके चल रही है 29 की 29 सीटें जीतने का, वो टारगेट किस तरह से पूरा कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से 543 सीटों में से 195 सीटों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, 16 राज्यों को इसमें कवर किया गया है और जिसमें 28 महिलाएं, 47 युवा हैं। इस तरह से आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और देखना होगा उसके बाद जो बाकी नामों का ऐलान कब तक करती है। और इस बार जिनके जो टिकट काटे हैं, देखना होगा क्या उनकी तरफ से किसी तरह का विरोध देखने को मिलता है। हालांकि बहुत ही कम मिलता है बीजेपी में ऐसा विरोध, और लोकसभा की सीटें हैं और बहुत ही कम इसमें सीटों में बदलाव होता है। अब ये नाम फाइनल है और देखना होगा जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है 400 का एनडीए का और 370 बीजेपी का, किस तरह से पूरा होता है इन नामों के साथ है। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।